मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र में आज मैं प्रिय विद्यार्थियों, उत्कृष्ट भारत द टेक ऑफ इन इंडिया कि द टेक ऑफ एंड इंडिया में भारत की क्या स्थिति है, उत्कृष्ट भारत की क्या स्थिति है, प्रोफेसर W रोस्टो की जो आर्थिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन आर्थिक विकास की अवस्थाओं में भारत किस प्रकार से उत्कृष्ट स्थिति में है या टेक ऑफ स्टेज में किस प्रकार से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पाया है, उस पर प्रकाश मैं डालूंगा। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार उत्कृष्ट के लिए पहली आवश्यक शर्त यह है कि बचत और निवेश का अनुपात राष्ट्रीय आय के 5% या कम से कम बढ़कर 10% पर ला दिया जाए और इसे 2 या अधिक दशाब्दियों तक कायम रखा जाए। ये आत्मजनक वृद्धि नाजुक संक्रमणशील अवस्था होती है। भारत में सन 1960-61 की कीमतों पर राष्ट्रीय आय से निवेश का अनुपात सन 1950-51 में 5.5 से बढ़कर सन 1964-65 में 10.4 पर चला गया और राष्ट्रीय आय से घरेलू वस्तुओं का अनुपात 5.5% से 10.5% हो गया। इस प्रकार ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत, जिसने सन 1950-51 के प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार सन 1952 में उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया था। सन 1964-65 में जब बचत और निवेश अनुपात दोनों ही 10% से ऊपर थे तो उत्कृष्ट कर चुका था। अर्थव्यवस्था के एक या अधिक प्रमुख क्षेत्रों का विकास उत्कृष्ट की दूसरी शर्त है कि सन 1964-65 तक कृषि, औद्योगिक तथा तृतीय क्षेत्र काफी विकसित हो चुके थे। इसमें दिखाने के लिए जून 1950 को आधार मानकर कृषि उत्पादन का सूचक सन 1950-51 में 45.6 से सन 1964-65 में 158.4 पर चला गया और सन 1956 को आधार मानकर औद्योगिक उत्पादन का भारत उत्कृष्ट की तीसरी शर्त भी पूरी करता है। योजनाबद्ध विकास में उस ढांचे का निर्माण किया है जो आधुनिक क्षेत्र का विस्तार करता है। लोगों को कुशलता तथा वृत्तियों में परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं परंपरागत समाज में, परंतु उत्कर्ष के लिए तीनों ही स्थितियों में प्रशासनिक घूसखोरी, मतलब इस प्रकार की प्रशासनिक दक्षता और ईमानदारी में सुधार हो रहे हैं। इस अस्तित्व के आधार पर हमें एकदम ये निष्कर्ष भी नहीं निकाल लेना चाहिए, परंतु उत्कर्ष भारत के लिए तीनों ही स्थितियों की उपस्थिति के लिए कोई भी बड़ा नियम नहीं है और प्रोफेसर रोस्टो की तीनों स्थितियों के अस्तित्व के आधार पर हमें एकदम ये निष्कर्ष भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि तृतीय योजना के दौरान भारत निश्चय से उत्कर्ष कर चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत
का अकालिक उत्कर्ष का प्रयास किया है, जो प्रोफेसर मिंट ने चेतावनी दी है कि उत्कर्ष के अकालिक प्रयत्न का परिणाम न केवल गलत ढंग से अथवा अक्षमता से निवेश दुर्लभ संसाधनों का क्षय हो सकता है, बल्कि निराशा तथा विफलीकरण की भावना भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दूरव्यापी मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में ठीक ऐसा ही हुआ है। सन 1950-51 और सन 1964-65 के बीच भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय आधार सन 1960-61 में 3.8% वर्ष की चक्रवृद्धि दर पर 9,850 करोड़ रुपए थी से 16,630 करोड़ रुपए तक बढ़ी है, परंतु प्रति व्यक्ति आय वास्तविक रूप में 1.8% वार्षिक औसत दर पर बढ़ी, जबकि जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.5% प्रति वर्ष रही। इन प्रवृत्तियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों ने मिलकर भारत के उत्कर्ष प्राप्त कर चुकने के बारे में गहरा संदेह पैदा कर दिया है। तृतीय योजना के अंतिम वर्ष सन 1965-66 में राष्ट्रीय आय 5.6% घट गई है। सन 1965-66 में प्रति व्यक्ति वास्तविक लगभग इतनी थी कि जितनी सन 1960-61 में या सन 1966-68 के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती ने बचत और बिगाड़ दी, जैसा कि लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी नवी रिपोर्ट में प्रकट किया कि कुछ उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता लगभग 80 से 90% तक थी और प्राथमिकता वाले उद्योगों में भी निष्क्रियता क्षमता 40% थी। फिर भी घरेलू वस्तुओं की दर सन 1965-66 के आधार पर या सन 1960-61 की कीमतों में 10.5% से घटकर सन 1966-67 में 8.2% और सन 1967-68 में 8% हो गई। वास्तविक रूप में ये योजना पूर्व अवधि से भी कम होगी या कम होती प्रतीत होती है। इन सब के परिणाम स्वरूप तृतीय योजना आत्मनिर्भर तथा आत्मजनक अर्थव्यवस्था लाने वाले गहन विकास के एक या अधिक दशकों की पहली अवस्था मानी गई थी। इसका लक्ष्य था कि शुद्ध निवेश 1960-61 में राष्ट्रीय आय के 11% से तृतीय योजना के अंत तक 15% तक कर दिया जाए और घरेलू बचतें सन 1960-61 में 8% से तृतीय योजना के अंत तक 11.5% तक लाई जाए, परंतु तृतीय योजना वस्तुओं तथा निवेश में वृद्धि की अपेक्षित दरें लाने में असमर्थ रही। बचतें 8 से 10.5% और निवेश से 11 से 13% पर आया। लगातार 3 फसलों के खराब होकर अर्थव्यवस्था को दलदल में धकेल दिया गया। अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई। प्रारंभ में चतुर्थ योजना काट दी गई, चतुर्थ योजना में कटौती कर दी गई और कटौती के साथ स्थगित भी कर दी गई, परंतु
प्रोफेसर रोस्टोव की प्रयुक्त स्थिति की शुद्ध निवेश के अनुपात में 10% से ऊपर तक वृद्धि, इस शब्दावली में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तृतीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था उत्कर्ष कर चुकी थी या उत्कर्ष की स्थिति में पहुंच चुकी थी या उत्कर्ष की स्थिति पार कर चुकी थी। धन्यवाद।